प्रशासन एवं प्रबंधन में अंतर बताइए। प्रशासन एवं प्रबंधन में अंतर। प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन, भारत में एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन का सामान्य अर्थ प्रबंधन से संबंधित कार्य करना है। यूरोप में भी इसी शब्द का इसी अर्थ में प्रयुक्त होता है, किंतु संयुक्त राज्य अमेरिका में यह उस अर्थ में प्रयुक्त होता है जिस अर्थ में भारत में सरकार कहा जाता है। किसी क्षेत्र में विशिष्ट शासन या किन्हीं मानव प्रबंधन गतिविधियों को प्रशासन कहा जाता है। प्रबंध व्यवसाय एवं संगठन के संदर्भ में प्रबंधन या मैनेजमेंट का अर्थ है उपलब्ध संसाधनों का दक्षतापूर्वक तथा प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग करते हुए लोगों के कार्यों में समन्वय करना, ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके। अन्य लोगों से कार्य कराने की कला को प्रबंधन कहा जाता है। ये निर्धारित उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से एवं दक्षतापूर्ण प्राप्त करने के लिए किए गए कार्यों की प्रक्रिया है। अतः प्रबंध को प्रभावशीलता एवं कार्य क्षमता से लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु कार्य कराने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। प्रबंध लक्ष्य प्रधान प्रक्रिया है जो कि संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करती है। प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है जिसे देखा नहीं जा सकता, जैसे कि क्या कार्य वह संतुष्ट है एवं उत्साहित है या नहीं। प्रशासन और प्रबंध में अंतर निम्नलिखित हैं। प्रशासन एक उद्यम के उद्देश्यों और नीतियों को निर्धारित करने की प्रक्रिया है, जबकि प्रबंधन उन उद्देश्यों एवं नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया है। प्रशासन नंबर 2, प्रशासन उद्यम के लक्ष्यों को निष्पादन के नियम और विनियम तैयार करता है, जबकि प्रबंधन काम प्रशासन द्वारा स्थापित नियम और विनियमों को निष्पादित करता है। नंबर 3, प्रशासन में योजना, निर्णय लेने और संगठन संरचना की स्थापना शामिल है, जबकि प्रबंधन कमान, निर्देशन, प्रेरणा, समन्वय और नियंत्रण प्रबंधन के कार्य हैं। नंबर 4, प्रशासन एक सोच और निर्धारण प्रक्रिया है, जबकि प्रबंधन एक कार्यकारी प्रक्रिया है। नंबर 5, शीर्ष स्तर के प्रबंधन प्रशासनिक गतिविधियों का प्रदर्शन करते हैं, जबकि प्रबंधन मध्य स्तर और निचले स्तर के प्रबंधन कार्यों का संचालन करते हैं। नंबर 6, प्रशासन प्रबंधन पर निर्भर नहीं करता, जबकि प्रबंधन प्रशासन पर निर्भर करता है। नंबर 7, प्रशासन संगठनात्मक संरचना स्थापित करता है, जिसके भीतर प्रबंधन कार्य किया जाता है। कर्मचारियों के संचालन को प्रशासन द्वारा निर्देशित नहीं किया जाता, जबकि प्रबंधन श्रमिकों को उनके द्वारा किए गए कार्यों को प्राप्त करने के निर्देश देता है। ये अधीनस्थ कर्मचारियों को के प्रदर्शन का पर्यवेक्षण करता है। चर्चा कीजिए। एक अच्छे बजट की विशेषताएं। एक अच्छा बजट बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि बजट का उद्देश्य देश के आर्थिक हित में हो, ना कि सरकार या किसी व्यक्ति विशेष के हित में हो। इसलिए बजट विशिष्ट विशेषताओं को समाहित करते हुए बनाया जाता है। बजट का विशेष अवधि आय व्यय नीति नियमों, आर्थिक दशाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। इसलिए बजट विशेषताओं से परिपूर्ण होता है। बजट का आधार रोकड़ राशि। इसके अंतर्गत बजट को वही खाते के आधार पर तैयार न करते हुए नकदी के आधार पर बनाया जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाता है तो बजट के समस्त आय व्यय रोकड़ राशि में होते हैं, क्योंकि इससे सरकार की वास्तविक स्थिति का पता चलता है। सकल राशि। बजट के अंतर्गत आय व्यय की सकल राशि दिखाई जाती है। दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि आय प्राप्त करने के लिए किए गए व्यय को आय से घटाकर नहीं दिखाया जाता। इसमें कुल आय एक ओर और कुल व्यय दूसरी ओर दिखाया जाता है। इससे बजट का निर्माण करते समय परिणाम प्राप्त होते हैं। समस्त क्रियाओं में एक बजट देश की वास्तविक आर्थिक दशा का सही अनुमान लगाया जा सके। इसके लिए उस देश की सरकार को चाहिए कि वह आर्थिक क्रियाओं के लिए एक ही बजट बनाना सुनिश्चित करे। नंबर 4,
व्यय समाप्ति नियम। बजट में जो भी राशि कार्य के लिए आवंटित की जाती है, इस बात का ध्यान रहे कि वह राशि उसी वित्तीय वर्ष में उस कार्य के लिए व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यदि ऐसा संभव नहीं होता है तो पिछले वित्तीय वर्ष के लिए आवंटित राशि में से कुछ राशि बच जाती है तो उसे अगले वित्तीय वर्ष में समायोजित न करते हुए समाप्त कर दिया जाता है। अगले वित्तीय वर्ष के लिए पुनः योजना तैयार कर ली जाती है। नंबर 5, अनुमान वास्तविकता के निकट। बजट का जो कुछ भी अनुमान लगाया जाता है वे अनुमान वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर वास्तविकता के समीप होने चाहिए। यदि बजट का वास्तविक अनुमान के अनुरूप नहीं होते तब अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। नंबर 6, बजट अवधि। बजट की एक निश्चित समय अवधि होनी चाहिए जैसा अब तक चला आ रहा है, क्योंकि इससे जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकार के कार्यों का प्रतिवर्ष अवलोकन किया जा सकता है। नंबर 7, लेखों की समानता। संघीय वित्तीय व्यवस्था में केंद्र व राज्यों के लिए लेखों में समानताएं होनी चाहिए। इससे सरकार को विभिन्न राज्यों का तुलनात्मक ढंग से अध्ययन करना व नियंत्रण रखना आसान हो जाता है। बजट दीर्घकालीन योजना बनाने के लिए प्रोत्साहन देता है। यह सहगामी क्रियाओं के संचालन में सहायता देता है। ये बेहतर शैक्षिक योजना बनाने के लिए होता है। ये विद्यालय के अंदर वित्तीय सहायता देने में विद्यालय के प्रति विश्वास स्थापित करता है। शैक्षिक नियोजन की क्या आवश्यकता है? शैक्षिक नियोजन के उपागमों की विवेचना कीजिए। उत्तर शैक्षिक नियोजन की आवश्यकता। किसी भी कार्य की सफलता हेतु उस कार्य का नियोजन आवश्यक होता है। उसी प्रकार शैक्षणिक कार्यों को अधिक उन्नत एवं सुचारू बनाने के लिए शैक्षिक नियोजन की आवश्यकता होती है। शैक्षिक नियोजन के द्वारा ही किसी स्कूल के विद्यार्थियों के समुचित विकास एवं उपलब्धि का निर्धारण किया जाता है। वास्तव में नियोजन की आवश्यकता उस समय पड़ती है जब किसी एक क्रिया को पूरा करने के लिए अनेक विकल्प विद्यमान हो। अतः नियोजन से तात्पर्य उद्देश्यों का निर्धारण तथा उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समुचित कार्यविधि को विकसित करने से है। सभी प्रबंधकीय निर्णयों तथा कार्यवाहियों को विकसित करने से है। आवश्यकताओं के आधार पर व्यापक उद्देश्य निर्धारित हैं। अतः पाठ्यक्रम नियोजन में उन उद्देश्यों को परिभाषित करने की आवश्यकता होती है। उद्देश्यों को परिभाषित अथवा स्पष्ट करने से ये पता चलता है कि पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक करने के पश्चात शिक्षार्थी के व्यवहार में कितना और कैसा परिवर्तन हो सकेगा। एक विकासशील देश में नियोजन की सख्त जरूरत महसूस की जाती है ताकि संसाधनों का उचित दोहन संभव हो सके, राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो सके, रोजगार के अवसर का विस्तार किया जा सके, देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। शैक्षिक नियोजन दो शब्दों से बना हुआ है। शैक्षिक का अर्थ है शिक्षा संबंधित या नियोजन का अर्थ होता है योजना बनाना। शिक्षा से संबंधित सारी योजनाओं को सुनियोजित करना ही शैक्षिक नियोजन कहलाता है। शिक्षा तथा आयोजन के संबंध को अच्छी तरह से समझने के लिए ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि जब हम आयोजन के संबंध में या नियोजन के संबंध में नियम शिक्षा की वृद्धि एवं विस्तार की ओर लगाते हैं तो यह शिक्षा और नियोजन घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। दूसरी ओर यह है कि हमें शैक्षिक नियोजन के विकास के लिए इसकी आवश्यकता है। शैक्षिक नियोजन का अर्थ होता है हम उन सब क्रिया के संदर्भ में दे सकते हैं जो शिक्षा के प्रसार तथा शिक्षा में गुणवत्ता को प्रोत्साहन देने के लिए सुनियोजित की जाती है। शैक्षिक नियोजन की सफलता के मापन के लिए हम उस समय तक इंतजार करना पड़ता है जब तक विद्यार्थी या शिक्षार्थी विद्यालय से निकलकर कार्य क्षेत्र में नहीं लग जाते। शिक्षार्थियों और विद्यार्थियों और अध्यापकों की संख्या में का पता तुरंत चल जाता है, किंतु शैक्षिक नियोजन के उद्देश्य उन सब में वृद्धि प्राप्त करने के लिए कहीं अधिक व्यापक होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत ढंग से सामाजिक जीवन को उत्थान की ओर होता है, जिसका पता उस समय ही लगा सकते हैं जबकि योजना अनुसार शिक्षण व्यक्ति के जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जब प्रवेश करते हैं। शैक्षिक नियोजन के उपागमों की विवेचना कीजिए। उत्तर शैक्षिक नियोजन की आवश्यकता। किसी भी कार्य की सफलता हेतु उस कार्य का नियोजन आवश्यक होता है। में क्या जानते हैं? शैक्षिक नियोजन के उपागम।
शैक्षिक नियोजन में हम किसी भी दृष्टिकोण को प्राथमिकता दे सकते हैं और उसको पूरा करने के लिए साधनों के उपयोग का सुझाव इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। जैसे हमारे समाज की मांग शिक्षा के समान अवसर हैं, अतएव शैक्षिक आयोजन शिक्षा के समान अवसरों को सब नागरिकों तक पहुंचाने की ओर साधनों के उपयोग कराने की दिशा में केंद्रित होता है। अतएव शिक्षा की मांग शैक्षिक नियोजन का एक प्रमुख उपागम कहा जाता है। शैक्षिक उपागम निम्नलिखित हैं: सामाजिक मांग उपागम, जनशक्ति आवश्यकता उपागम, सामाजिक न्याय उपागम, प्रतिफल दर उपागम। संबंधित उपागम। शैक्षिक नियोजन का शैक्षिक कार्यों को ऐसी व्यवस्था देने से है जिसमें उपलब्ध साधनों एवं सामग्री का अधिकतम उपयोग इस प्रकार करना है कि एक निर्धारित समय में शैक्षिक प्राप्ति की जा सके। नियोजन के उपागम क्या है? इसमें हम नियोजन भविष्य में किए जाने वाले कार्य के संबंध में ये निर्धारित करते हैं कि अमुक कार्य को कब किया जाए, किस समय किया जाए, कार्यों को कैसे किया जाए, कार्य में किन साधनों का उपयोग किया जाए, कार्य कितने समय में हो जाएगा आदि। किसी भी कार्य को करने से पहले उसके संबंध में सब कुछ पूर्व निर्धारित करना ही नियोजन कहलाता है। नियोजन के दो उपागम होते हैं: खंडीय नियोजन और प्रादेशिक नियोजन। खंडीय नियोजन का अर्थ है अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों जैसे कृषि, सिंचाई, विनिर्माण, ऊर्जा निर्माण, परिवहन संचार, विनिर्माण, ऊर्जा निर्माण, परिवहन संचार, सामाजिक अवसंरचना और सेवाओं के विकास के लिए कार्यक्रम बनाना तथा उसको लागू करना। 4 types of plan. Operational planning. Operational plans are about how things need to happen. Motivational leadership speaker mock story said at Lincoln. Number 2, strategic planning. Strategic plans are all about why things need to happen, story said. Tactical planning, contingency planning. शैक्षिक आयोजन उपागम प्रमुख हैं। सामाजिक मांग उपागम। ये उपागम वर्तमान समाज में शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं का अनुमान लगाकर शैक्षिक आयोजन बनाने पर बल देता है। शिक्षा के समान अवसर मिले, शिक्षा जाति पाति ऊंच नीच का भेदभाव मिटाए, शिक्षा बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए उपलब्ध हो और शिक्षा द्वारा जनसंख्या की वृद्धि पर अंकुश लगाया जाए। भविष्य में समाज की प्रगति के लिए शिक्षा की आवश्यकता है। जनशक्ति आवश्यकता उपागम। जनशक्ति उपागम में यह पूर्व अनुमान लगाया जाता है कि भविष्य में आर्थिक तथा व्यावसायिक संरचना कैसी होगी। उक्त संरचना के अनुरूप प्रशिक्षित कर्मचारी तैयार करने हेतु शैक्षिक योजना का निर्माण किया जाता है। उदाहरण के लिए प्रत्येक विभाग एवं शाखा में जिन वर्षों के लिए पूर्व अनुमान किया जा रहा है उनमें कितनी नियुक्तियों की आवश्यकता होगी इसका अनुमान लगाया जाता है। सामाजिक न्याय उपागम। भारतीय संविधान में समानता तथा सामाजिक न्याय का मूल अधिकार नागरिकों को दिया गया है। इन मूल अधिकारों को ध्यान में रखकर ही इस देश की राष्ट्रीय विकास के लिए आयोजन नियोजन किया जाता है। सामाजिक न्याय उपागम में शिक्षा व्यवस्था सभी वर्ग जो साधनहीन उपेक्षित को भी समान अवसर देकर उनका जीवन स्तर ऊंचा हो सके। प्रतिफल इकाई दर उपागम। प्रतिफल इकाई दर उपागम में शैक्षिक नियोजन में आर्थिक पक्ष प्रतिफल दर के अनुसार ध्यान में रखा जाता है। विभिन्न स्तरों पर तथा विभिन्न प्रकार की शिक्षा देने में प्रत्येक विद्यार्थी पर कितना व्यय किया जाता है ये प्रति व्यक्ति दर बताता है। इस प्रकार प्रति विद्यालय पर व्यय, प्रति स्तर पर व्यय इत्यादि भी निकाले जाते हैं। समन्वित उपागम। ये उपागम लगातार राष्ट्रीय आवश्यकताओं तथा क्षमताओं के बीच में समन्वय बनाए रखता है। ये दोनों ही प्रत्येक वर्ष बढ़ते जाते हैं। संबंधित उपागम सभी उपागमों को अपने में संबंधित कर लेता है।